चलो, क्या लिखा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या है? वेजेस के बाद हाँ हाँ, अकाउंट के नाम ही लिख रहे हैं, अब इसकी तारीफ में कुछ है ही नहीं, क्या लिखें? सारे अकाउंट में थोड़ा कुछ लिखेंगे, जिसकी कुछ लिख सकते हैं वो लिखेंगे ना। वेजेस के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कुछ लिख सकते हो इसकी तारीफ में? इट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला हो गया जीएलए, फिर हो गया तुम्हारा स्टोर लेजर, फिर हो गया वेजेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है। डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर बताओ। नहीं नहीं, बीच में पहले फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, और कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट बनते हैं मैक्सिमम। सुन रहे हो? ये मैक्सिमम अकाउंट है, इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं बनता है। हाँ, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अकाउंट नहीं बनेगा। अब लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, उसमें ए लिखो, रिलेटेड टू मटीरियल, journal entries related to material. First, for material purchased, लॉजिकली समझोगे तो लर्न नहीं करना पड़ेगा। स्टोर लेजर एडजस्टमेंट टू जीएलए, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट टू जीएलए। for material return to supplier, बोलो। जीएलए टू एसएलए, for direct material issued to
प्रोडक्शन और जॉब। For direct material issued to production or job, WIP to GLA। वो एग्जाम में पूरा लिखना, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट, WIP टू GLA। हाँ SLA, WIP टू SLA सही करना है ना, WIP टू SLA। चौथी एंट्री, फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू SLA। रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू SLA। For normal loss of material, for normal loss of material, factory overhead to SLA। For abnormal loss, PNL to SLA। For material purchased, for material purchase for a specific job, for material purchase for a specific job, WIP to GLA। Excess material return from production department। चलो ये बताओ, अपन ने जो मटेरियल इशू किया किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कुछ मटेरियल क्या हुआ, बच गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट SLA टू WIP। SLA टू WIP। इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर, इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन जॉब। मतलब ये हुआ कि ये अपना स्टोर है और ये अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बोले तो WIP। अब जैसे मान लो तुमने जॉब A के लिए मटेरियल इशू किया 10 यूनिट्स, और उसमें से A जॉब पे 80 कंज्यूम हुई है। A जॉब के लिए मटेरियल इशू कितना हुआ, 10 यूनिट, और जॉब A पे क्या हुआ, 8 यूनिट ही कंज्यूम हुई। अब क्या होता है, जैसे 2 यूनिट तो वापस ट्रांसफर हो जाए, तो अपन ने एंट्री बोल दी स्टोर लेजर एडजस्टमेंट टू WIP। पर अब क्या हुआ, जैसे 2 यूनिट बच गई और नेक्स्ट जॉब परफॉर्म होने वाला है B, और इन्होंने जो इसकी 2 यूनिट है वो क्या किया, इस पे ट्रांसफर कर दी। अब बताओ, कोई एंट्री नहीं होगी। देखो ऐसे कॉस्ट अकाउंट में तो एंट्री होगी जब आपने, वो याद है मैंने बोला था WIP लेजर बनता है,
क्या होता है WIP लेजर में? हर जॉब का एक अकाउंट बनता है। तो आपने क्या किया, 10 यूनिट जब इस पे चार्ज किया तो आप एक तरह से एंट्री देखी जाए तो क्या हुआ पता है? जॉब ए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट 10 यूनिट। जॉब ए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट 10 यूनिट ही हुआ ना। अब इसमें से ए पे कंज्यूम कितना हुआ? 8, और 2 यूनिट ए जॉब से क्या हुआ? बी पे ट्रांसफर हो गई। तो फिर ये एंट्री होती है जॉब बी अकाउंट डेबिट टू जॉब ए। तो ये एंट्री होगी तो सही, पर वो इंटर जॉब में हो जाएगी। पर आप मुझे बताओ ओवरऑल कोई फर्क पड़ा क्या? भाई अपन ने 10 यूनिट इशू की थी, 8 यहां कंज्यूम हो गई, 2 यहां कंज्यूम हुई, कंज्यूम तो हुई है ना। और जो तुम्हारा WIP लेजर अकाउंट तो अपन बनाते हैं, WIP लेजर अकाउंट जो अपन बना रहे हैं वो क्या है? वो सारे जॉब अकाउंट का ही तो वो टोटल है ना वहां पे। तो इंटर जॉब या इंटर बैच अगर कोई मटेरियल ट्रांसफर होता है तो कोई एंट्री नहीं होती है, जॉब सिस्टम में होती है, पर यहां पे ओवरऑल कोई एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ना तो यहां पे कोई फिजिकली गुड्स आया, ना यहां से कोई गया। तो इंटर जॉब या इंटर बैच अगर मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। आया क्या? तो क्या लिखोगे? इंटर जॉब या बैच मटेरियल ट्रांसफर, क्या बोलोगे? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होती है। समझ गए? तो ये मटेरियल से रिलेटेड यही एंट्री है। परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल इशू हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हो गया, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, और कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए मटेरियल परचेज किया तो सीधा WIP पे चार्ज होगा। और वो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर हो गया, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और एक अपना ये हो गया इंटर बैच या इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर। बोलो। बस यही है मटेरियल से रिलेटेड, इसके अलावा जनरली और कोई एंट्री नहीं रहती है। कोई डाउट है तो बोलो। चले, ओके। बी लिखो, journal entries related to wages. First for wages paid. Wages account debit to GLA. For direct wages. डायरेक्ट वेजेस चार्ज होता है WIP पे। WIP टू wages. For indirect wages, respective overhead to wages. For normal idle time. For normal idle time wages. बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू वेजेस भी कर सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। For abnormal idle time wages. Costing P&L to wages. ठीक है, ये वेजेस से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। सी, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू
ओवरहेड्स, journal entries related to overhead. First, for overheads incurred or paid. ये क्या होता है पता है? ये अदर देन मटीरियल लेबर होता है, अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर होता है। हेलो, क्या? क्योंकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो तो स्टोर अकाउंट से आता है, और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो वेजेस अकाउंट से आता है। तो ये जो है ना, फॉर ओवरहेड्स इनकर अदर देन, क्या है ये? बोलो यार, अदर देन मटेरियल एंड लेबर। क्या करोगे? ओवरहेड इनकर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर किया है, कॉमन एंट्री कर सकते हो। रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू जीएलए, respective overhead to GLA. Next, for overhead charge absorbed, applied or recovered. For overhead charge absorbed, applied or recover. चार्ज बोलो, एब्जॉर्ब्ड बोलो, अप्लाइड बोलो, रिकवर बोलो, एक ही बात है। अब इसमें 3 एंट्री लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू, बताओ कहां पे? फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू, कहां चार्ज होता है फैक्ट्री ओवरहेड? WIP लिखो फर्स्ट, फॉर फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू WIP। तो उससे क्या होगा? WIP का कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। पोस्टिंग सोचो क्या होगी इसकी? WIP अकाउंट डेबिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, for administrative overhead charge to finished goods, for administrative overhead charge to finished goods, क्या करोगे? finished goods account debit to administrative overhead. Next, for general administrative overhead, for general administrative overhead charge to sale। अब charge to sale मतलब सेल अकाउंट में नहीं जाता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज टू कॉस्ट, हाँ, चार्ज टू सेल। फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज टू सेल, बोलो। तो इनकर्ड की एंट्री तो कॉमन है, रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू GLA, पर एब्जॉर्ब्ड क्या होता है? सब अलग अलग चार्ज होते हैं, तो एब्जॉर्ब्ड की एंट्री क्या है? अलग है। थर्ड, फॉर अंडर और ओवर रिकवरी,
अंडर रिकवरी लॉस है, costing P&L to respective overhead. Costing P&L to respective overhead. और ओवर रिकवरी प्रॉफिट है, रेस्पेक्टिव ओवरहेड टू कॉस्टिंग P&L. हो गया. कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती, वो बाय बैलेंस टू बैलेंस होके कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. नोट डाल दो. इफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज गिवन इन क्वेश्चन. If directly or indirectly it is given in question to carry forward under or over recovery. If directly or indirectly it is given in question to carry forward under over recovery to next period. Carry forward under or over recovery to next period. Then balance of overhead account is carry forward. Then balance of overhead account is carry forward. वो carry forward करते हैं, एंट्री नहीं होती है. If directly or indirectly it is given in question to carry forward under or over recovery, then balance of overhead account is carry forward to next period. Next period में carry forward. डायरेक्टली कैसे बोलेंगे? डायरेक्टली तो समझ में आता है कि भाई अंडर ओवर रिकवरी कैरी फॉरवर्ड करो. इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ, इनडायरेक्टली मतलब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग में ओवरहेड का बैलेंस दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली बार का कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसका मतलब इस बार का भी क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड. तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन बोलेगा, और इनडायरेक्टली मतलब व्हेन, हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओवरहेड अकाउंट इज गिवन. तो आप चाहो तो इनडायरेक्टली को एरो करके लिख सकते हो. मैंने लिखा है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन, तो इनडायरेक्टली को एरो करके लिखो. इनडायरेक्टली को एरो करके नीचे लिखो. इनडायरेक्ट कैसे होता है? हाँ, व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओवरहेड अकाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन. अब ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, इसका मतलब ही यही हुआ ना कि लास्ट पीरियड का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो फिर इस पीरियड का भी कैरी फॉरवर्ड होगा. बोलो. लेकिन ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर भी बोल रहे हैं कि पीएनएल में डाल दो, तो ठीक है, पीएनएल में डाल दो भाई. डायरेक्टली जैसा बोले वैसा करना है, और इनडायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है. आया क्या? तो ये एंट्रीज कौन कौन सी भी? मटेरियल से रिलेटेड हो गई, लेबर से रिलेटेड हो गई, और ओवरहेड से रिलेटेड. अब लिखो सेल से रिलेटेड. journal entries related to sale. First entry for sale. GLA to sale. Second, for sales written at selling price. Sale to GLA. Third, for sales written at cost. For sales written at cost, finished goods to
कॉस्ट ऑफ सेल, ये मैं बताऊंगा बाद में समझाऊंगा, अभी लिख लो सिर्फ एंट्री। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, अगर सेल्स रिटर्न किस पे हुआ है, कॉस्ट पे हुआ है तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। इससे फिनिश्ड गुड्स स्टॉक वापस क्या होता है, बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस अलग है और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट अलग है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट?